ऑर्थराइटिस होता क्या है? अगर कोई एज्ड पर्सन लाइक 70-75 वाले कोई अगर बहुत टाइम से बेड पर है लाइक किसी वजह से, तो लाइक 1 मंथ या 2 मंथ्स वो सिर्फ बेड रेस्ट पर ही है, तो उनको ऑर्थराइटिस हो सकता है क्या? क्या हम ऑर्थराइटिस को नेचुरली ट्रीट कर सकते हैं? आर्थराइटिस अभी वो डिपेंड करता है कौन से स्टेज पे है, और ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखते हैं कभी कभी। जैसे कुछ कुछ ट्रीटमेंट्स वो बोलते हैं कि नेचुरली ट्रीट कर सकते हैं। हमारे पास काफ़ी सारे पेशेंट्स रहते हैं जो ऑपरेशन अवॉइड करने का कोशिश कर रहे हैं। वो लोग हमको पूछते हैं नेचुरोपैथी करना चाहिए, उससे डाइट में कोई फर्क रहना चाहिए। तो ये सब अगर मेंटल ट्रॉमा किसी को मिल रहा है तो वो मेंटल हेल्थ से फिजिकल हेल्थ भी अफेक्ट होगा। 100%, और इसके ऊपर हमने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं। आपके हिसाब से सबसे बेस्ट एक्सरसाइज क्या है ऑर्थराइटिस के लिए? अगर आपको आर्थराइटिस मतलब किसी को भी अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा अगर कंधे में पेन है या फिर दर्द है, तो यंग पेशेंट्स में तो फ्रोजन शोल्डर वगैरह, यंग या फिर मिडिल एज में फ्रोजन शोल्डर वगैरह हो सकता है, और ओल्ड पेशेंट्स में हम लोग बोलते हैं आर्थराइटिस हो गया है। तो अगर आपको ऐसा अगर हो रहा है, कुछ एक्सरसाइज आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। पहला तो मैं बोलूंगा कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। ये जो शोल्डर ऑर्थराइटिस है ये कंप्लीटली क्योर हो सकता है? व्हाट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर शोल्डर ऑर्थराइटिस? शोल्डर आर्थराइटिस का बेस्ट ट्रीटमेंट सबसे पहले तो वो स्टेज के ऊपर भी डिपेंड करेगा। शोल्डर आर्थराइटिस के लिए जो बेस्ट सर्जिकल ट्रीटमेंट है, ऑपरेशन जो करता है, वो है रिवर्स शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी और रेगुलर शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी। जॉइंट रिप्लेसमेंट के जो ऑपरेशन है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल अभी होते हैं हमारे प्रैक्टिस में। हम लोग फिर भी 85 to 90% ऑफ लोग जो है ये इनका पेन चले जाता है, रात को सोने में दिक्कत नहीं होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो खुद इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ये सबको होने वाली है आर्थराइटिस, बिकॉज एज सबका बढ़ने वाला है। आपको इम्पैक्ट कितना करेगी ये डिपेंड करेगा कि आप कैटेगरी 1 के लोग हैं जो हेल्दी माइंडसेट है, एक हेल्दी एक्टिविटीज में बिलीव करते हैं, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, फिजिकली एक्टिव है, उनमें इम्पैक्ट कम होगा, प्रोग्रेशन कम होगा। हेलो एवरीवन, दिस इज आरिफ खान एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर्थराइटिस। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट है डॉक्टर प्रशांत मिश्रम, जो कि शोल्डर सर्जन है अपोलो हॉस्पिटल जुबली हिल्स में। उन्होंने साउथ कोरिया के सोल नेशनल यूनिवर्सिटी से अपना फेलोशिप किया है। इसके बाद उन्होंने दुनिया के टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में से एक जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से अपना 2 साल का फेलोशिप किया और दुबई में 3 साल तक एज अ शोल्डर स्पेशलिस्ट काम किया है। आज वो हमारे साथ आर्थराइटिस पर बात करेंगे। हेलो सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। सर, आपको कैसा लग रहा है? आप ही के हॉस्पिटल में मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ। जी, ये बहुत अच्छी बात है, बिकॉज यहाँ पे जो माहौल है एक हीलिंग का और एक केयर का माहौल है। तो ऐसे माहौल में बैठ के अगर हम पेशेंट्स को अच्छा कैसे किया जाए, या लोगों को हम ज़्यादा जानकारी जो देते हैं, इसमें डॉक्टर्स को भी अच्छा लगता है। बिकॉज आप सोचेंगे कि हम हमारे क्लिनिक में या ओपीडी में एक दिन में 30-40 पेशेंट देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन अगर इस वीडियो के द्वारा अगर हम हज़ारों लोगों तक हमारे जो सुझाव है या हमारे जो टिप्स है, कैसे कंधे के दर्द से बचा जाए या फिर कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाए, तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट में हम ज़्यादा लोगों तक पहुंच के कंधे के बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी दे सकते हैं। सर, ये आर्थराइटिस होता क्या है? आर्थराइटिस ये किसी भी जॉइंट में हो सकता है। सबसे ज़्यादा जो होता है वो घुटने में, हिप में, या फिर शोल्डर या फिर कंधे में होता है। आर्थराइटिस मतलब हमारा कोई भी जो जॉइंट है उसके हड्डियों के ऊपर एक कवरिंग होता है या एक हार्ड शेल होता है, जिसको हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं, या इस कवच को हम लोग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम जॉइंट का मूवमेंट्स करते हैं उसको स्मूथ बनाता है। अभी हड्डियां जो होती है हमारी, वो होती है टफ और वो होती है रफ। अगर वो एक दूसरे के ऊपर अगर घिसेगी तो ऑफकोर्स आपका मूवमेंट उतना अच्छा नहीं होगा, और हो सकता है वो इतना स्मूथ ना हो और उसके वजह से आपको दर्द भी हो। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमको नेचुरली जो दिया हुआ है जॉइंट, उसमें कवरिंग होता है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। उम्र के हिसाब से या कभी किसी को अगर चोट लग जाए तो वो जॉइंट का ये जो कार्टिलेज है या कवच जो है वो घिस जाता है या वो खराब हो जाता है। तो ये खराब या डैमेज होने की वजह से जॉइंट का उतने अच्छे से मूवमेंट हो नहीं पाता है, उसको हम लोग आर्थराइटिस बोलते हैं। ओके, तो सर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? यूजुअली जो आर्थराइटिस के सिम्टम्स में सबसे पहले लोगों को तो ये अलग अलग स्टेजेस में आता है। जैसे एक फर्स्ट स्टेज अगर बोलेंगे आपको, सबसे छोटी वाली या कम वाली स्टेज, या चौथी स्टेज जिसमें ये जो बीमारी है बहुत ज़्यादा सिवियर होती है। तो अगर कम वाली स्टेज में अगर बोलेंगे तो लोगों को कभी कभी, अगर कंधे की बात करें तो कभी कभी लोगों को दर्द होता है कुछ काम करते वक्त, जैसे कोई बाल बना रहा है या फिर नहा रहे हैं, या फिर अगर आप कार में बैठे और पीछे कोई चीज़ को उठाने का कोशिश कर रहे हैं, या कभी कोई स्विमिंग कर रहा है, कभी अगर कोई बॉल फेंक रहा है, तो कभी कभी दर्द जो होता है ऐसा ये शुरू होता है काम से रिलेटेड। धीरे धीरे करके उसमें स्टिफनेस मतलब जॉइंट की जकड़न शुरू हो जाती है। जकड़न मतलब
जब हाथ का जो मूवमेंट्स हमारा जितना 365 डिग्री होना चाहिए उतना मूवमेंट होता नहीं है, कम मूवमेंट्स जॉइंट का होता है, इसको स्टिफनेस बोलते हैं। तो पहले दर्द शुरू होता है, फिर स्टिफनेस शुरू होता है। लेकिन धीरे धीरे जब ये फर्स्ट स्टेज से लेके तो सेकंड, थर्ड या फोर्थ स्टेज में जाता है, तो दर्द आने का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाता है, रोज़ दर्द होता है, लोगों को सिंपल सिंपल एक्टिविटीज़ जो रहती है वो कर नहीं पाते हैं। उसके वजह से लोग हम अपनी एक्टिविटीज़ कम कर देते हैं। मतलब हमारे साथ काफ़ी बहुत सारे लोग जो आते हैं जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, वो कहते हैं सर मैं पहले जिम जाता था लेकिन अभी कर नहीं पा रहा हूँ। बुढ़े लोग जो लोग होते हैं आर्थराइटिस की वजह से, वो कहीं बाहर जाना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो उनको लोगों को दिखाना नहीं होता है कि उनको बहुत दर्द में है, पीड़ा में है, तो उनको वो सोशल एक स्टिग्मा जैसा हो जाता है। तो जो दर्द पहले कभी कभी शुरू होता था वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में आता है, सोशल लाइफ को इफेक्ट करता है, और फिर बहुत सीवियर स्टेज में रात को सोने के बाद भी उन लोग को रात को जागना पड़ता है। मतलब रात को सो जाते हैं, जॉइंट के ऊपर प्रेशर जब पड़ता है तो इमीडिएटली उनको जागना पड़ता है। तो ये ऐसे सिम्टम्स इसके होते हैं कि पेन और जकड़न सबसे ज़्यादा होता है। कभी कभी सूजन भी होता है, जो भी अगर ज़्यादा किसी ने काम कर लिया, वो जॉइंट को यूज़ कर लिया, तो सूजन के हिसाब से भी आता है। लेकिन बहुत ज़्यादा सीवियर स्टेज में उनकी सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। इसलिए ये आर्थराइटिस जो है ये सिर्फ जॉइंट का प्रॉब्लम नहीं है, इसका आपका ओवरऑल लाइफ का क्वालिटी जो है वो खराब हो जाता है। इसके हिसाब से ये सिम्टम्स उसके होते हैं। ओके, आर्थराइटिस होता कैसे है? ये आर्थराइटिस होने के सबसे 3 मेन कारण होते हैं। पहला तो एज रिलेटेड, मतलब जैसे जिनका अगर एज बढ़ता रहे तो वो धीरे धीरे करके आर्थराइटिस होता है। मतलब जैसे उम्र होने के बाद में बाल जो है सफ़ेद हो जाते हैं, ये एक एजिंग का प्रोसेस है, वेयर एंड टेयर है, बॉडी का नॉर्मल जो बिल्डिंग अप मैकेनिज्म है उसके हिसाब से वो कोप अप नहीं कर पाता है। तो जैसे बाल सफ़ेद होते हैं वैसे ही जॉइंट्स में आर्थराइटिस करके प्रेजेंट होता है। ये यूजुअली जो 60 के उम्र के ज़्यादा के लोग होता है, इसके अंदर जॉइंट का जो स्पेस रहता है, जो कार्टिलेज हमने पहले कवच की बात की थी, वो कार्टिलेज धीरे धीरे करके कम होने लग जाता है। वो कम होना बिकॉज हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, इट्स लाइक अ मशीन। आप अगर कोई मशीन ज़्यादा यूज़ करेंगे, जैसे एक कार में इंजन होता है, तो कुछ 10, 20, 15 साल के बाद में थोड़ा आवाज़ करने लगता है, उसका मूवमेंट उतना स्मूथ नहीं रहता है, उसको ऑयलिंग करने का जरूरत पड़ता है, उसको सर्विसिंग करने का जरूरत पड़ता है। बॉडी का भी जो जॉइंट्स है वैसे एक मशीन के हिसाब से होता है। वो हम लोग अगर वो 60-65 साल तक यूज करते हैं, उसके बाद में उसका घिसाई होना शुरू होता है जॉइंट्स का। तो वो घिसाई होने के वजह से उम्र के हिसाब से ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है। तो आप देखेंगे कभी अगर आप घर में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है, या फिर वो हमेशा उनको उठने बैठने में तकलीफ होती है, कोई चीज ऊपर से लेके आने में तकलीफ होती है। ये सबसे कॉमन जो तरीके से आर्थराइटिस बनता है, ये है एज रिलेटेड ऐसा आर्थराइटिस। दूसरे टाइप का आर्थराइटिस वो होता है जो किसी को अगर कोई चोट लग जाए जॉइंट में, मतलब आपका जॉइंट का जो कार्टिलेज है स्मूथ है, लेकिन कोई गिर गया या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसके वजह से कोई फ्रैक्चर है जो वो जॉइंट के नजदीक जा रहा है, तो वो कंडीशन में बराबर से हील नहीं हुआ, मतलब उसका बराबर से ट्रीटमेंट हुआ नहीं है। अच्छा। वो अजीब तरीके से जुड़ा हुआ है, तो वो जॉइंट स्मूथ नहीं रहता है। समझ लीजिए एक जो रोड है, रोड में वो अगर पॉटहोल्स बन जाते हैं, उसके हिसाब से वो लोग पॉट, जब भी जॉइंट एक दूसरे के ऊपर मूव होता है, पॉटहोल्स की वजह से वो घिसता है, तो ज्यादा आर्थराइटिस बनता है। ये दूसरे टाइप का आर्थराइटिस है, जिसको हम लोग कोई इंजुरी या ट्रॉमा के बाद में जो होता है उसको आर्थराइटिस बोलते हैं। जिसमें ये बहुत अच्छा आर्थराइटिस है जिसको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं, मतलब इसको बचा सकते हैं। अगर आपको कोई फ्रैक्चर हो जो जॉइंट के पास है, अगर उसको बराबर से ट्रीटमेंट दे के उसको बराबर से बिठा दिया है सर्जरी से या विदाउट सर्जरी से, तो ये सारे के सारे आर्थराइटिस अवॉइड कर सकते हैं। तीसरे टाइप का आर्थराइटिस होता है जिसको हम लोग गाठिया बोलते हैं, जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस मतलब जो खून में कोई तत्व होते हैं वो जॉइंट के अगेंस्ट एक्टिविटी करते हैं, उसके वजह से वो आर्थराइटिस होता है। ये यूजुअली सिर्फ शोल्डर में नहीं होता है, ये जो है हाथ में भी, उंगलियों में होगा, एल्बो में होगा, नी में होगा, हिप में होगा, तो ये काफी सारे जॉइंट्स को एक साथ अटैक करता है। ये जो आर्थराइटिस है यूजुअली 50 के लगभग के लोगों में आता है, और ये हमेशा ये लोग बोलते हैं कि हमको सुबह उठने के बाद में स्टिफनेस या फिर जकड़न ज्यादा होती है, सूजन ज्यादा होती है, छोटे छोटे जॉइंट ज्यादा इन्वॉल्व होता है। तो ये तीसरे टाइप का आर्थराइटिस है जिसको हम लोग रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। तो ऐसे 3 टाइप के हैं, एक तो एज रिलेटेड जिसमें बहुत ज्यादा अगर बुजुर्ग कोई हो उसमें, दूसरा ट्रॉमा की वजह से या फिर इंजुरी की वजह से जो आर्थराइटिस बनता है जॉइंट में फ्रैक्चर होने की वजह से, या जॉइंट के कार्टिलेज में कोई अगर पॉटहोल्स बन जाए, या तीसरे टाइप का जो गाठिया। ये सबसे नॉर्मल कॉमन टाइप के जो आर्थराइटिस हम लोग देखते हैं उसको ये 3 टाइप के होते हैं। अगर कोई एज्ड पर्सन लाइक 70, 75 वाले कोई अगर बहुत टाइम से बेड पर है, लाइक किसी वजह से, तो लाइक 1 मंथ या 2 मंथ्स वो सिर्फ बेड रेस्ट पर ही है,
तो उनको ऑर्थराइटिस हो सकता है क्या? उनको स्टिफनेस मतलब जकड़न है वो ज़्यादा होता है। देखिए अल्टीमेटली हमारा जो शोल्डर है वो सबसे ज़्यादा मूवमेंट वाला जॉइंट है। आप पूरा बॉडी के अगर जितने भी जॉइंट्स है मूव करके देखेंगे, जितना मूवमेंट हमारे शोल्डर में उतना किसी और जॉइंट में नहीं है। तो इस जॉइंट को या इसको कह सकते हैं, ये जो मशीन है हमारे बॉडी में, इसको आदत है ज़्यादा मोबिलिटी का। तो अगर आप जैसे बोलेंगे कोई अगर बेड रेस्ट वगैरह अगर कर रहा है बहुत ज़्यादा देर तक और उसने ये मशीन या फिर ये जॉइंट बहुत देर तक यूज़ नहीं किया, तो उसके आसपास की जितने भी मांसपेशियां होती है, लिगामेंट्स होते हैं, टेंडन्स होते हैं, वो टाइट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको आदत है मोबिलिटी का, फ्लेक्सिबिलिटी का, वो हम लोग उसको दे नहीं रहे, तो धीरे धीरे वो जकड़ जाता है। और इसके बाद में हो सकता है कि आगे जाके जकड़ इतनी ज्यादा हो जाए, ब्लड सप्लाई चेंज होता है जॉइंट्स का, उसके वजह से उधर का जो हड्डी में जो ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस जो बोलते हैं, हड्डियां कमजोर होना, ये होना शुरू हो जाता है। तो बेड रेस्ट से और काफी लंबे समय तक अगर हम लोग मोबिलिटी नहीं कर रहे, मूव नहीं कर रहे जॉइंट को, तो स्टिफनेस आता है, आर्थराइटिस आता है, हमारा हम लोग जो फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं वो प्रकार भी आता है। और ये सब चीजें अगर आप बेड रेस्ट के साथ में, अगर किसी को डायबिटीज है या फिर किसी को थायराइड का प्रॉब्लम है, ऐसे कुछ कुछ बीमारियों में ये ज्यादा देखने को मिलता है। तो अगर जिसको भी हमेशा हम लोग बोलते हैं कि अगर आपको डायबिटीज है तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपकी जो जॉइंट्स है उनको मूव करते रहना है। मतलब मॉर्निंग में 30 मिनट्स जो स्ट्रेचिंग करना है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको आर्थराइटिस और फ्रोजन शोल्डर से बचाने के लिए। तो यस डेफिनेटली अगर कोई बेड रिडन है, उसमें आर्थराइटिस का, बोन्स कमज़ोर होने का, ऑस्टियोपोरोसिस का और जॉइंट का स्टिफनेस का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये अगर बेड रिडन कोई पेशेंट्स है, उनमें भी हम लोग उनको सुझाव देते हैं कि आप फिजियोथेरेपी की मदद से मूवमेंट करती रहे, ताकि वो जॉइंट का ब्लड सप्लाई बराबर रहे, मजबूत रहे, जॉइंट्स अच्छे रहे, हड्डी कमजोर ना हो। क्या हम ऑर्थराइटिस को नेचुरली ट्रीट कर सकते हैं? आर्थराइटिस अभी वो डिपेंड करता है कौन से स्टेज पे है, और ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखते हैं कभी कभी, जैसे कुछ कुछ ट्रीटमेंट्स वो बोलते हैं कि नेचुरली ट्रीट कर सकते हैं। यस, हमारे पास काफ़ी सारे पेशेंट्स रहते हैं जो ऑपरेशन अवॉइड करने का कोशिश कर रहे हैं। वो लोग हमको पूछते हैं नेचुरोपैथी करना चाहिए, उससे डाइट में कोई फर्क रहना चाहिए। तो ये सब बहुत कॉमन सवाल है जो हमारे प्रैक्टिस में हम लोग पेशेंट्स को आंसर करते हैं। तो इसमें मेरा जवाब यह है कि कुछ हद तक हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, आर्थराइटिस जो है वो जॉइंट का परमानेंट डैमेज है, मतलब जो कार्टिलेज जो घिस गया है, वो अभी तक कोई ऐसा ट्रीटमेंट आया नहीं है जिसकी वजह से हम लोग नेचुरल कार्टिलेज को ग्रो कर पाए। ऐसे बहुत कम एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स है। ठीक है, तो ऐसा बोलना कि इसके वजह से हमने इसको क्योर कर दिया या फिर दूर कर दिया, ये थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि ऐसा कोई साइंटिफिक अभी तक एटलीस्ट साइंटिफिक लिटरेचर में ऐसा कोई ये नहीं है। लेकिन नेचुरोपैथी या फिर बहुत सारे जो चीज़ें हैं जो लोग नेचुरल तरीके से कर सकते हैं, जिसकी वजह से आर्थराइटिस की वजह से जो उनको दर्द होता है, जकड़न होती है, ये डेफिनेटली कम हो जाएगा। तो उसमें चीज़ें कैसे होती है कि पहली तो अपने डाइट के ऊपर हम लोग अगर ध्यान दें, बॉडी में प्रोटीन्स जो ज़्यादा मात्रा में खाते हैं हम लोग, ये बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी बात, विटामिन सी ज़रूरी होता है, विटामिन B12 ज़रूरी होता है, मैग्नीशियम के जो सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं या फिर जिस सोर्स से हमको मैग्नीशियम मिले वो ज़रूरी रहता है। ऑफकोर्स कैल्शियम, विटामिन D ज़रूरी रहता है। तो ये सारे तत्व अगर हम लोग बैलेंस डाइट एक खाएं, तो उसकी वजह से जॉइंट्स में आर्थराइटिस एक तो कम भी होता है, और अगर किसी को हो जाए तो उसको नेचर से सपोर्ट मिलता है, ताकि बॉडी का जो एक्टिविटी है, फंक्शन है, वो मेंटेन रहे। दूसरा नेचुरल वे जो रहता है वो है एक्सरसाइजेस और स्ट्रेचिंग। तो डेफिनेटली मैं सबको रेकमेंड करूंगा कि अगर आपको आर्थराइटिस बोला गया है तो आपने ट्राई करना चाहिए रोज सुबह उठ के 15-20 मिनट्स पूरे बॉडी को स्ट्रेच करना है। स्पेशली अगर शोल्डर की बात कर रहे हैं तो शोल्डर को भी स्ट्रेच करना है। उसके बाद में तीसरी चीज रहती है कि सिंपल वेट लिफ्टिंग। मतलब वेट लिफ्टिंग आपको जिम जाने का जरूरत नहीं है, आप घर पे ही योगा भी कर सकते हैं। इनफैक्ट साइंटिफिक स्टडीज में ये क्लियरली बोला गया है कि योगा एक फैक्टर है जिसके वजह से आर्थराइटिस को ट्रीटमेंट भी दिया जा सकता है। आर्थराइटिस के बहुत पेशेंट्स को सिम्टम्स फ्री होते हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ कि योगा की वजह से आपका जो कार्टिलेज घिस गया है वो वापस आएगा, ये बोलना गलत होगा। ये प्रूवन नहीं है। प्रूवन ये है कि अगर किसी को घुटने का, शोल्डर का या फिर ऐसा आर्थराइटिस है, अगर ये लोग योगा कर रहे हैं तो उनकी जो सिम्टम्स है, पेन कम होना या फिर जकड़न, ये ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। ये साइंटिफिक मेडिकल लिटरेचर में दिखाया गया है, तो इसको तो मैं सपोर्ट करूंगा। तो नेचर के वे से एक तो डाइट हो गया, दूसरा योगा हो गया, या फिर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जिससे आपका जॉइंट थोड़ा मोबिलिटी रहे, मूवमेंट रहे। तीसरी जो चीज मैं बोलना चाहूंगा कि अच्छी नींद।
ये बहुत ज़रूरी है कि आप 6 से 8 घंटा नींद ले रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ये डायरेक्ट इफ़ेक्ट नहीं करेगा आपके आर्थराइटिस को, बट इन जनरल ओवरऑल आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो थोड़ा-सा अच्छा हो जाएगा इसकी वजह से। क्योंकि मेंटल, और इसके बारे में कम लोग बात करते हैं कि अगर कोई मेंटल स्ट्रेस में आप बहुत ज़्यादा है, डिप्रेशन में है, एंग्जायटी डिसऑर्डर्स है, इसके अंदर बॉडी पेन बहुत होता है। मतलब हमारे पास कभी-कभी पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं कि डॉक्टर मुझको कुछ लगा नहीं है या फिर कुछ इश्यू नहीं है, कोई डेस्क जॉब नहीं कर रहा है, फिर भी हमारे नेक में हमेशा पेन रहता है जो शोल्डर तक जाता है। मैंने काफ़ी बार देखा है कि ये जो लोग हैं उनकी कुछ साइकोलॉजिकल या फिर पर्सनल रीजंस, जब हम लोग ज़्यादा बात करते हैं उनसे, हमको समझ में आता है कि वो लोग बोल रहे हैं हाँ घर में कुछ किसी का डेथ हो गया, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, उसके वजह से बॉडीली पेन होता है एंड दिस इज बीन प्रूवन। तो हम लोगों को ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोग डॉक्टर के पास जाके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ दवाई ले लिया और सब कुछ ठीक हो गया। उसका जो उसकी जड़ अगर कोई मानसिक डिफिकल्टी या फिर किसी को कोई डिफिकल्ट फेज से जा रहा है, उसको भी सॉल्व करना ज़रूरी है। उसके लिए हमको माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस करना चाहिए, मेडिटेशन का प्रैक्टिस करना चाहिए, अच्छी नींद देना चाहिए। सो ये नेचर के वेज है जिससे हम लोग आर्थराइटिस को, के सिम्टम्स को थोड़ा कम कर सकते हैं ताकि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहे। लाइक कोई अगर मेंटल ट्रॉमा किसी को मिल रहा है तो वो मेंटल हेल्थ से फिजिकल हेल्थ भी अफेक्ट होगा? 100%। और इसके ऊपर हमने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं। मेडिकल, आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अमेरिका में जब काम कर रहा था, वहाँ पे एक वर्कर्स कॉम्पनसेशन करके एक चीज़ है। मतलब जिन लोगों को कोई शोल्डर का इंजरी हुआ होगा जब वो काम पे है, इन लोगों में जब भी हम लोग कोई सर्जरी करते हैं, उसके बाद में उनका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं होता है जितना विदाउट वर्कर्स कॉम्पनसेशन। मतलब जो लोग काम पे गिरे नहीं है एज कम्पेयर टू देम। इसका रीजन क्या है? वर्कर्स कॉम्पनसेशन में ये एक टाइप का इंश्योरेंस जैसा रहता है जिसमें आपको सर्जरी का जितना भी खर्चा है और उसके अगर सर्जरी के बाद का भी आप जो लीव ले रहे हैं, ये आपकी कंपनी की तरफ से कंप्लीटली इंक्लूड होगा। ठीक है। तो वर्कर्स कॉम्पनसेशन वाले जो लोग हैं, इनमें एक इंसेंटिव उनको ये रहता है कि हमारा इंजुरी जितना लेंदन होगा, उसका रिकवरी जितना लेंदन होगा, हमको ज्वाइन करने में थोड़ा सा लेट हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके वजह से मेंटली वो लोग ये दिखाना नहीं चाहते, ऐसा हो सकता है, ये दिखाना नहीं चाहते कि हम लोग ठीक हो गए, ताकि उनको फिर वापस काम पे वगैरह जाना पड़ेगा। तो ऐसा देखा गया है क्लिनिकल स्टडीज में, साइंटिफिक स्टडीज में, कि वर्कर्स कॉम्पनसेशन वाले जो लोग हैं वो लेट रिकवर करते हैं, उनकी रिकवरी उतनी अच्छी नहीं होती है जो कि कोई दूसरा बंदा जो मोटिवेटेड है, आप कहेंगे कि जिसका कोई स्पोर्ट्स एथलीट है जिसको शोल्डर में इंजरी हो गया है, हमने ऑपरेशन किया, उसका रिकवरी थोड़ा सा अच्छा होता है, बिकॉज उसके पास इंसेंटिव है, एक मेंटल उनके पास गोल है कि मुझको मेरे स्पोर्ट्स में वापस जाना है। कोई ऐसा है जो मेंटली बहुत स्ट्रांग है, हमने कंसिस्टेंटली हमारे प्रैक्टिस में भी देखा है कि जो मेंटली स्ट्रांग होता है, जिनकी वो उनमें एक जिद होती है कि मुझको अच्छा होना है, मुझको ये शोल्डर पेन की वजह से मेरा क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब नहीं होना चाहिए, मेरा लाइफ में मुझको सोशल गोल्स अचीव करना है या फिर प्रोफेशनल गोल्स अचीव करना है, ये लोग कभी भी सर्जरी के बाद में, नॉन सर्जरी के बाद में, कोई भी ट्रीटमेंट के बाद में अच्छे ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं एज कम्पेयर टू वो लोग जो थोड़ा डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, या फिर जैसे वर्कर्स कॉम्पनसेशन, जिनको पता है कि अगर हम ठीक हो गए तो हमको काम पे वापस जाना पड़ेगा, हमको जो बेनिफिट्स मिल रहे थे अभी तक वो नहीं मिलेंगे। तो बोलने का मतलब ये है कि मेंटल फैक्टर ये आपके बॉडी के पेन को एक तो इफेक्ट भी करता है, आपको देगा भी पेन, और उससे उभरने में आपको हिंड्रेंस भी देगा या फिर ये भी देगा। इसमें बहुत सारा और एडिक्शंस का भी होता है। जैसे हम लोग बोले कि किसी को अगर मेंटल प्रॉब्लम्स है तो वो ज़्यादा प्रोन रहता है कि स्मोकिंग करने में या फिर अल्कोहल ड्रिंक्स वगैरह लेने में। इनमें भी हमने देखा कि इन्फेक्शन के चांसेस सर्जरी के बाद में लेट होते हैं, उनकी रिकवरी थोड़ी सी कम होती है। तो उसका जड़ तो मेंटल ट्रॉमा ही है, एडिक्शंस का। सो हम लोग अगर जब तक वो मेंटल ट्रॉमा को एड्रेस नहीं करेंगे, तब तक हम लोगों को जितना चाहिए ट्रीटमेंट का उतना रिजल्ट भी नहीं मिलता है। तो डेफिनेटली मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ ये पूरा जुड़ा हुआ है, आर्थराइटिस से भी और कोई भी आप अगर बीमारी लेंगे उससे भी। राइट। अगर आप लोग को मेंटल हेल्थ के बारे में कोई पॉडकास्ट देखना है तो आप मेरा ये वाला पॉडकास्ट भी देख सकते हो, मैं आई बटन में यहाँ पर लिंक कर दूंगा। आपके हिसाब से सबसे बेस्ट एक्सरसाइज क्या है आर्थराइटिस के लिए? देखो, अभी अगर आपको आर्थराइटिस, मतलब किसी को भी अगर 3 हफ्ते से ज़्यादा अगर कंधे में पेन है या फिर दर्द है, तो यंग पेशेंट्स में तो फ्रोजन शोल्डर वगैरह, यंग या फिर मिडिल एज में फ्रोजन शोल्डर वगैरह हो सकता है, और ओल्ड पेशेंट्स में हम लोग बोलते हैं आर्थराइटिस हो गया है। तो अगर आपको ऐसा अगर हो रहा है, कुछ एक्सरसाइज आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। पहला तो मैं बोलूँगा कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस का मेरा एक वीडियो है, उसको आप ये वाले लिंक पे
टैग करके आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कैसे एक्सरसाइज हमने किए हैं। ओके। लेकिन आपको अगर मैं सिंपल भाषा में 3 या 4 अगर आपको डेमोन्स्ट्रेट कर सकूं तो वो रहेंगे, पहला तो आपको हाथ जो है वो सामने लेना है, ठीक है, उसको अक्रॉस द बॉडी ऐसे रखना है और दूसरे हाथ से इसको पुश करना है। अब ये पुश जब करते हैं ना, सबका इतना ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा, विच इज़ ओके। उसको धीरे धीरे करके पुश करना है और जहाँ पे भी आपको लगता है यहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है तो रुक जाए, वेट, एक डीप ब्रेथ, 10 बार सांस लेना है। नाउ दिस इज मसल माइंड कनेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट ज़रूरी चीज़ है। झटके में कुछ करना नहीं है, धीरे धीरे करके करना है। तो आप धीरे धीरे करते हैं तो बॉडी माइंड को समझ जाता है कि हाँ अभी जो स्ट्रेचिंग हो रहा है ये हमारा ये मूवमेंट को बढ़ाना है, ये सिग्नल ऊपर से आ जाता है नीचे। तो आप देखेंगे कि आप 2, 3, 4 दिन जब कर रहे हैं आपका इतना अगर जाता रहेगा, स्टिफ अगर रहेगा आर्थराइटिस की वजह से, तो वो और थोड़ा चले जाता है और थोड़ा चले जाता है। तो ऐसे ऐसे करके मूवमेंट बढ़ता है। तो फर्स्ट इज ये वाला स्ट्रेचिंग, ठीक है। सेकेंड वाला जो स्ट्रेचिंग है वो है हाथ को अगर आप पीछे लेके पूरा ऐसा स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है, ये हो गया सेकेंड स्ट्रेच। थर्ड जो स्ट्रेचिंग रहता है इसके अंदर आप कोई भी डोर या फिर जो दीवार रहेगा उसके ऊपर हाथ यहाँ पे रखें और ये जो शोल्डर वाला पार्ट है इसको आगे पुश करना है। इसकी वजह से आपका सामने वाला जो कैप्सूल या फिर जो भी मांसपेशी रहेगा वो स्ट्रेच होगा। तो ये 3 से 4 जो प्रकार की एक्सरसाइजेस वो कर सकते हैं। हाँ, और एक एक्सरसाइज ये रहता है कि जिसके में एक टॉवल का जो है वो पीछे ऐसा पकड़ना है और दूसरे जो हाथ से उसको नीचे पुल करना है। तो आप अगर इसको नीचे पुल कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली स्ट्रेच होता है। तो ये सिंपल 4 स्ट्रेचिंग मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ जो आप घर पे कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको आर्थराइटिस से दर्द में थोड़ा सा कमी होगा। उसके बाद में मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि आप एक कोई पानी का बॉटल होता है, जिम का एक्सेस सबको होता नहीं है, तो पानी का जो बॉटल होता है ये आप समझ लीजिए आपका जिम का डंबल है। 1 लीटर का पानी का बॉटल या फिर 500 ml का, आपका जो कैपेसिटी जितना आपका मसल बेयर कर सकता है उसके हिसाब से उसको हाथ में शोल्डर आपके हैंड में लेके उसको ऊपर की तरफ लेके जाना है जितना ऊपर हो सके। इसकी वजह से आप देखेंगे आपके मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं। तो ये एक आप एक्सरसाइजेस ऊपर नीचे का कर सकते हैं, साइड में कर सकते हैं, ठीक। तो ये जो 2-3 एक्सरसाइजेस है इससे क्या होता है कि मसल्स थोड़े स्ट्रांग रहते हैं। अभी मसल स्ट्रांग रहने का फायदा क्या होता है आर्थराइटिस में कि अंदर जो जकड़ गया है या फिर जो बोन हड्डी के ऊपर घिस रहा है इसको थोड़ा सपोर्ट मिलता है। और ये ना ही शोल्डर का, आप घुटने का भी जो आर्थराइटिस है या फिर कोई भी और आर्थराइटिस रहेगा उसमें काम पड़ता है। उसके आसपास की मसल्स अगर टाइट रहेगी या फिर थोड़ी सी स्ट्रांग रहेगी तो जॉइंट में इतना ज्यादा मूवमेंट होता नहीं है। तो जब हम मूवमेंट्स करते हैं तो जॉइंट के ऊपर प्रेशर ज्यादा आएगा नहीं, उसके वजह से मूवमेंट्स थोड़ी सी स्मूथ हो जाती है। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस और ये 2-3 स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस अगर आप करेंगे मसल स्ट्रेंथिंग के लिए तो वो घर पे इजीली कर सकते हैं, उससे फायदा बहुत ज़्यादा होता है। ये वो नुस्खे हैं जिसके वजह से आपको वो कहते हैं ना कि कम इंटरवेंशन से या फिर कम इलाज से सबसे ज़्यादा फायदा ये उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको ठीक होने के लिए, लेकिन धीरे धीरे करके आपका मूवमेंट बढ़ेगा, एक्टिविटी स्मूथ होगा, पेन का इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। ये जो शोल्डर आर्थराइटिस है ये कंप्लीटली क्योर हो सकता है? देखिए, शोल्डर आर्थराइटिस जो है वो एक लगभग बोल सकते हैं कि परमानेंट एक चेंज है जो बॉडी में होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि बाल अगर सफ़ेद हो गया है तो हम लोग उसको कलर कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा इलाज आज तक एटलीस्ट मेरे जहन में तो नहीं है जिसकी वजह से आपके कोई 80 साल के वृद्ध आदमी में बाल काले आ रहे हैं, हमने वो चेंज किया है, ऐसा अभी तक आया नहीं है। कार्टिलेज जो डैमेज है आर्थराइटिस में होता है वो सिमिलर ही है, मतलब जो अगर घिस गया है वो जॉइंट या फिर जो कार्टिलेज जो है उसके अंदर डैमेज है तो वो परमानेंट, ऑलमोस्ट परमानेंट रहता है। उसके अंदर वापस नया कार्टिलेज जो आने का, जो हम क्योर बोलते हैं, मतलब नया कार्टिलेज आ जाए, ऐसा कोई ट्रीटमेंट अभी तक तो डेवलप हुआ नहीं है। आगे जाके हो सकता है लेकिन उसको परमानेंटली क्योर नहीं कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी सारी जो चीज़ें रहती है जैसे एक्सरसाइजेस हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, आपका स्ट्रेचिंग अब सुबह उठ के अगर करते हैं जॉइंट को मोबाइल रखने के लिए, कुछ इंजेक्शंस होते हैं शोल्डर की जो आप ले सकते हैं जिसकी वजह से आपका दर्द, उसके जो सिम्टम्स है वो कम हो जाए। लेकिन आर्थराइटिस को क्योर करने के लिए आज तक ऐसा कोई इलाज बना नहीं है। What is the best treatment for shoulder arthritis? शोल्डर आर्थराइटिस का बेस्ट ट्रीटमेंट सबसे पहले तो वो स्टेज के ऊपर भी डिपेंड करेगा। इसलिए वो जब डॉक्टर के पास मिलते हैं वो आपको बताना चाहिए कि क्या स्टेज पे आपका भी आर्थराइटिस है।
जैसे 1 और 2 स्टेज में रहता है, फर्स्ट और सेकंड स्टेज में वो थोड़ा सा कार्टिलेज के ऊपर स्क्रैच हो गया है, मतलब उतना स्मूथ मूवमेंट नहीं है लेकिन डैमेज उतना ज़्यादा भी नहीं है। इसके अंदर जो बेस्ट ट्रीटमेंट जो ऑलमोस्ट सारे पेशेंट्स को हम लोग रिकमेंड करते हैं, जो बहुत पावरफुल तरीके से काम करता है उनके ऊपर, वो है पहला तो है रेगुलर एक्सरसाइजेस या शोल्डर का मूवमेंट्स, ठीक है। दूसरा है डाइट या न्यूट्रिशन, जिसके अंदर हमको हेल्दी डाइट खाने का ज़रूरत है, उसमें प्रोटीन्स होना चाहिए, मिनरल्स और विटामिन होना चाहिए। उसके बाद में तीसरा जो होता है, अगर किसी को काफ़ी ज़्यादा दर्द है, जो सिर्फ घर के जो फिजिकल एक्सरसाइजेस अगर नहीं ठीक हो रहा है, उसके लिए हम लोग फिजियोथेरेपी एडवाइस करते हैं। फिजियोथेरेपी का फ़ायदा क्या रहता है कि आप जैसे जिम में जाते हैं, खुद होके जिम करते हैं, तो कभी कभी डीमोटिवेट हो जाते हैं, आपका फॉर्म बराबर नहीं रहता है, बॉडी बन नहीं पाता है ना। फिजियोथेरेपी का फ़ायदा क्या होता है कि वहाँ पे आपका एक कोच आप बोल सकते हैं, या फिर जो आपका इट इज़ लाइक ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस गोइंग टू स्कूल। अच्छा। अब ऑनलाइन एजुकेशन में आप जो डिग्रीज लेते हैं काफ़ी अच्छी होती है, मैं उसके कुछ खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इफेक्टिवनेस जो होता है वो ज़्यादा होता है जब हम लोग क्लासरूम में जाके एक टीचर के से सीखते हैं। हमारे मराठी में, मैं महाराष्ट्र में, तो हमारे मराठी में एक कहावत है कि शिक्षक शिवाय विद्या नहीं, मतलब देयर इज नो एजुकेशन विदाउट टीचर। सो इट इज समथिंग लाइक दिस विद फिजियोथेरेपी। तो हमको ये हमारे एक्सपीरियंस से समझा है कि जो लोग घर के नुस्खों से अगर ठीक नहीं हो रहे तो फिजियोथेरेपी में भेजते हैं। वहाँ पे 4 टाइप की मोडालिटीज होती है, 4 टाइप के ट्रीटमेंट के टारगेट्स होते हैं। पहला होता है कि वहाँ पे अल्ट्रासाउंड का एक मशीन होता है, तो जो आपके शोल्डर के अंदर जो सूजन है, जो आर्थराइटिस की वजह से बना है, उसको ठीक करने के लिए अल्ट्रासाउंड का मोडालिटी वो लोग यूज़ करते हैं, जिसमें डीप पेन स्टिमुलस, मतलब जो अंदर पेन का एक जनरेटर का एक स्विच होगा, उसको वो लोग कम करने के लिए, उसका स्वेलिंग कम करने के लिए यूज़ करते हैं अल्ट्रासाउंड का थेरेपी। दूसरा रहता है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, जिसमें आपके जो मसल्स सोए हुए हैं या फिर मसल्स जो बराबर से काम नहीं कर रहे, उनको वो लोग रीवायर करते हैं या फिर उनका इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ज़्यादा करते हैं। तीसरा जो रहता है वो उनके एक्सरसाइजेज होते हैं, जो एक्सरसाइज मैंने आपको स्ट्रेचिंग के या फिर स्ट्रेंथिंग के एक्सरसाइजेज, वो एक तो वहाँ पे कराएंगे और आपको सिखाएंगे कि भी घर पे कैसा करना है। और फाइनली उनका होता है क्रायोथेरेपी, या फिर जिसको हम लोग आइस थेरेपी बोलते हैं, या फिर हॉट फर्मेंटेशन, या फिर गर्म पानी का जो उनके जो मशीन्स रहते हैं वहाँ पे। हमने ऐसा देखा है कि मेरे प्रैक्टिस में जब लोग फिजिकल थेरेपी में जाते हैं, उनको थोड़ा सा ज़्यादा राहत मिलता है अर्ली स्टेजेस में आर्थराइटिस के। लेकिन समझ लीजिए कि इसका आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा है, जो रात को बिल्कुल सो नहीं पा रहा है, उसके लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट रहेगा, अगर फिजिकल थेरेपी से नहीं हो रहा है, फिजियोथेरेपी से, तो हम लोग रिकमेंड करते हैं इंजेक्शंस। ये इंजेक्शंस अलग अलग टाइप के होते हैं, स्टीरॉयड के इंजेक्शंस होते हैं, प्लाज्मा पीआरपी के इंजेक्शंस होते हैं। ये सिर्फ ये आर्थराइटिस को ठीक नहीं करते, जैसे मैंने बोला क्योर नहीं है उसका, लेकिन आपको जो दर्द है उसको कम करने में वो मदद करते हैं। ये कैसे काम करते हैं कि अंदर का जो सूजन रहता है, इन्फ्लेमेशन जिसको हम बोलते हैं, वो उसको कम कर देते हैं। क्योंकि पेन जो अंदर होता है वो एक तो घिसने की वजह से होता है, जो जॉइंट एक दूसरे के ऊपर जो रगड़ रहा है उसके ऊपर, और उसके सूजन बना हुआ है, तो सूजन को थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो ये इंजेक्शंस हम लोग यूज करते हैं आर्थराइटिस वाले पेशेंट्स में, अगर उनको ज्यादा तकलीफ हो। और कुछ ऐसे पेशेंट जिसमें बहुत सिवियर, मतलब 4 आउट ऑफ 4 स्टेज का आर्थराइटिस है, बोन के ऊपर, हड्डी के ऊपर हड्डी रगड़ रहा है, आप समझ रहे हैं, मतलब जैसे कार्बन पेपर जो होता है दूसरा रगड़ रहा है, जिसका इरिटेटिंग एक घर्षण होता है, उसके हिसाब से अगर हो गया, तो सबसे अच्छा उनके जो बेस्ट ट्रीटमेंट, जैसे आपने पूछा, वो उनमें रहता है जॉइंट रिप्लेसमेंट। अभी जॉइंट रिप्लेसमेंट अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है एनाटॉमिकल, मतलब जो जब जैसे शोल्डर जॉइंट में बॉल होता है और सॉकेट होता है, तो अगर बॉल को बॉल से रिप्लेस कर दिया जो मेटल का होता है, और जो सॉकेट है उसको प्लास्टिक से रिप्लेस कर दिया, तो इसको बोलते हैं एनाटॉमिकल, या फिर जिसमें बॉल था वो जगह पे बॉल लगा दिया, और जिसमें सॉकेट था उसमें सॉकेट लगा दिया, तो एनाटॉमिकल शोल्डर रिप्लेसमेंट बोलते हैं उसका। दूसरा जो प्रकार होता है उसका रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट। अभी ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो जहाँ पे बॉल और सॉकेट का पोजीशन होता है ना, उसको पूरा का पूरा उल्टा कर देते हैं। तो बॉडी के जो नजदीक यहाँ पे हम लोग बॉल लगाते हैं और उसके बाहर सॉकेट होता है, मतलब ये जो कुदरती जो जॉइंट है उसको रिवर्स कर दिया है, इसका नाम ही रिवर्स शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी है। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या रहता है कि शोल्डर का जो मैकेनिक्स बहुत ही ज्यादा स्मूथ हो जाता है, उसमें मांसपेशियों का, जैसे रोटेटर कफ टेंडन बोलते हैं हम लोग, वो मांसपेशियों का जरूरत नहीं रहता है। शोल्डर थोड़ा सा ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाता है उसके काम करने में या उसके फंक्शन करने में। और ये सबसे नई टेक्निक है जो आर्थराइटिस के लिए सबसे अच्छा एक सॉल्यूशन आप मान सकते हैं, जो लास्ट 10-20 ईयर्स में डेवलप हुआ है, रिवर्स शोल्डर आर्थ्रोप्लास्टी, रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट। तो
ट्रीटमेंट, बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर आर्थराइटिस ये डिपेंड करेगा स्टेज के ऊपर। अर्ली स्टेजेस में जब ए 1 या 2 स्टेज में है, घर के नुस्खे, डाइट में चेंज, एक्सरसाइज में चेंज, इससे हो सकता है, या फिर फिजियोथेरेपी से। तो ज़्यादा अगर प्रॉब्लम रहेगा तो इंजेक्शंस कभी कभी हम लोग देते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पीड़ा है, किसी को बहुत सारा दर्द है, आर्थराइटिस बहुत सीवियर है, तो उसमें जॉइंट रिप्लेसमेंट सबसे अच्छा रिप्रोड्यूसिबल, जिसमें हम लोग पेन रिलीफ दे सकते हैं, लोगों को फंक्शन दे सकते हैं, ये ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट रहता है। इसमें सर्जिकल ऑप्शंस क्या क्या है? शोल्डर आर्थराइटिस में सर्जिकल ऑप्शन हम लोग तभी लोगों को देते हैं जब आर्थराइटिस थोड़ा सीवियर हो जाए, मतलब तीसरे या चौथे स्टेज में, जब हम लोग बोलते हैं कि कार्टिलेज एक तो है ही नहीं और हड्डी हड्डी के ऊपर घिस रहा है, जिसमें बाकी सारे ट्रीटमेंट जो है, फिजियोथेरेपी हो गया, इंजेक्शन, इससे भी काम नहीं हो रहा है। और किसी किसी को सोने में तकलीफ हो रहा है, रात को जागना पड़ रहा है, वो लोग बोल रहे हैं कि हमको हाथ का कोई भी मूवमेंट्स होता नहीं है, खुद खा नहीं पा रहे हैं, आप बाल नहीं बना पा रहे हैं, या फिर वॉशरूम खुद अकेले यूज नहीं कर सक रहे हैं। ये सब पेशेंट्स में हम लोग सर्जरी या फिर सर्जरी का जो ऑप्शन है वो लोगों को रेकमेंड करते हैं। Okay. सर्जरी उसमें 2 या 3 टाइप की होती है। अगर बहुत यंग कोई लोग रहे तो उसमें हम लोग एक दूरबीन का ऑपरेशन रहता है, की होल सर्जरी, जिसमें हम छोटे छोटे गड्ढे करते हैं शोल्डर्स के अंदर, और जो भी अंदर एक्स्ट्रा बोन उग गया है या फिर जो कार्टिलेज का डैमेज है, बेसिकली क्लीन अप प्रोसीजर होता है, जैसे वैक्यूम क्लीनिंग करते हैं घर पे, वैसे शोल्डर के अंदर जाके जितना भी कचरा है उसको निकाल दिया है। अच्छा। एक्स्ट्रा कोई बोन अगर रहेगा जो रगड़ रहा है उसको निकाल दिया, जो कार्टिलेज का डैमेज है उसके ऊपर थोड़ा क्लीनिंग कर दिया, अगर कोई मांसपेशी फटा हुआ होगा उसको सिल दिया। तो ये बोल सकते हैं कि हम लोग जितना हो सके उतना ऑपरेशन डिले, जो जॉइंट रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन डिले करने का कोशिश है। वैसे एक दूरबीन का ऑपरेशन, लेकिन थोड़े यंग पेशेंट्स में हम लोग उसको प्रेफर करते हैं। अगर किसी का एज थोड़ा ज़्यादा हो या फिर मांसपेशी फटा हुआ हो या फिर बहुत सीवियर अगर आर्थराइटिस है, तो उसके अंदर सबसे अच्छा ऑप्शन जॉइंट रिप्लेसमेंट का बनता है। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट बेसिकली अगर हड्डी हड्डी के ऊपर घिस रहा है तो जो घिस रहा सरफेस है उसको हम लोग बदली कर देते हैं, सांधा बदली का ऑपरेशन जिसको बोलते हैं। अच्छा। तो आप समझ लीजिए कि आपका कोई रोड है, रोड के ऊपर बहुत सारे गड्ढे हैं, अगर 1-2 गड्ढे रहेंगे तो आप थोड़ा सा क्लीन अप करके, थोड़ा सा भर के उसको कुछ ठीक कर सकते हैं। लेकिन वो पूरी की पूरी सड़क पे अगर बहुत ज़्यादा पॉटहोल्स रहेंगे तो आप अगर थोड़ा भरेंगे भी तो थोड़ी देर में एक तो पॉटहोल्स बढ़ जाएंगे, आपका ड्राइव क्वालिटी उतना अच्छा नहीं रहेगा, रास्ता जो है वो ठीक नहीं रहेगा। तो उसमें बेस्ट चीज़ क्या रहता है कि आप जो वो रोड का पैच है उसको एक पहले तो जितने भी पॉटहोल्स हैं उसको पूरे क्लीन करें और उसके ऊपर एक पूरा नया रोड का एक परत लगाए। तो इसी को बोलते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट। मतलब शोल्डर का जो बॉल है और जो सॉकेट है उसका जो हड्डी घिस गया है उसको हम लोग पूरा निकाल देते हैं और उसके ऊपर जो है एक मेटल और प्लास्टिक का नया जॉइंट बिठाते हैं। इसकी वजह से क्या रहता है कि जो हड्डी एक दूसरे के ऊपर घिस रही थी वहां पे अभी मेटल और प्लास्टिक आ गया और वो स्मूथ मोशन करना शुरू कर देता है। तो ये जो ऑप्शन, ये जो सर्जरी है, ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ऑपरेशंस मैं बोल सकता हूँ जो पिछले 20 साल में टेक्निक्स जो डेवलप हुई है उसमें रिवर्स शोल्डर आर्थोप्लास्टी। तो रिवर्स शोल्डर आर्थोप्लास्टी का जो एडवांसमेंट है ये लास्ट 20 साल में बहुत ज़्यादा एक पॉपुलर हो चुका है। जो ऑपरेशन पहले फ्रांस में हुआ, अभी यूएस में हुआ और अभी सारे के सारे कंट्रीज में ये बेस्ट ऑपरेशन माना जाता है, रिवर्स शोल्डर आर्थोप्लास्टी शोल्डर आर्थराइटिस के लिए, जिसमें बोन हड्डी बहुत ज़्यादा घिस चुकी है, जिन लोगों में मांसपेशी बराबर से काम नहीं कर रहा है, जो इंडियन पेशेंट्स में हम लोग देखते हैं हड्डियाँ कमज़ोर है, तो उसमें रेगुलर जो जॉइंट रिप्लेसमेंट ऑपरेशन उतने अच्छे से काम नहीं करता है, उसमें हम लोग रिवर्स शोल्डर आर्थोप्लास्टी करते हैं। नॉर्मल शोल्डर्स में हाथ के ऊपर बॉल जो है वो बाहर की साइड में रहता है और सॉकेट यहाँ पे रहता है अंदर के साइड में, और बॉल मूवमेंट्स करता है। अगर हम लोग ये बॉल का पोजीशन जो है उसको अंदर की तरफ करें और सॉकेट को बाहर की तरफ करें, इसका मतलब जो नेचुरल जॉइंट है हमने उसको रिवर्स कर दिया है, ठीक है। और जो पोजीशन है यहाँ पे हड्डी के ऊपर मेटल लगा दिया है और यहाँ पे प्लास्टिक लगा दिया साइड में, तो मेटल प्लास्टिक के ऊपर तो स्मूथली ग्लाइड करेगा, ठीक है। उसकी वजह से पेशेंट्स का पेन चले जाता है और बाहर की जो मसल्स है वो पावर थोड़ा सा वो टेंशन में आ जाती है, उसके वजह से डेल्टॉइड का जो मसल है उसकी वजह से मूवमेंट्स बहुत स्मूथ हो जाता है। तो शोल्डर आर्थराइटिस के लिए जो बेस्ट सर्जिकल ट्रीटमेंट है, ऑपरेशन जो करता है वो है रिवर्स शोल्डर आर्थोप्लास्टी और रेगुलर शोल्डर आर्थोप्लास्टी। जॉइंट रिप्लेसमेंट जो ऑपरेशन है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल अभी होते हैं हमारे प्रैक्टिस में। हम लोग फिर भी 85 to 90% ऑफ लोग जो है ये इनका पेन चले जाता है, रात को सोने में दिक्कत नहीं होती है,
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो खुद इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अभी आरिफ, मैं आपको एक बात बोलूंगा कि हम लोग जो सुबह उठते हैं, आप सोचिए, आप सुबह उठने के बाद में अगर आपको बाथरूम जाना है, लेकिन आप खुद के कपड़े पहन नहीं पा रहे हैं, या फिर आप बराबर से वॉशरूम यूज़ नहीं कर पा रहे, खुद को क्लीन नहीं कर पा रहे, उसके बाद में आप ब्रश नहीं कर पा रहे, आप बाल नहीं बना पा रहे, आप अपना शर्ट नहीं पहन पा रहे, खाना नहीं खा पा रहे, तो एक तरीके से आप पूरे एक डिपेंडेंट हो जाते हो किसी के ऊपर। तो एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जो ओल्ड एज में है, ये बहुत खराब हो जाता है। और उनका एक थोड़ा सा जितना भी मैंने देखा है, ओल्ड जो लोग हैं उनमें भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है ना। उनका भी एक ये होता है कि मैं किससे मदद कैसे मांगू, उनको डर लगता है, तो वो कैसे तो करके मैनेज करके कर लेते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद में उनको मदद का ज़रूरत पड़ता है। और आज जैसा सोसाइटी का स्ट्रक्चर बना है कि काफ़ी सारे जो डॉटर्स और सन्स जो है वो अपने काम के लिए किसी दूसरे सिटी में जा रहे हैं या फिर अलग से रह रहे हैं, और जो पेरेंट्स जो है वो अकेले रहते हैं। इनको ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है, जो एक तो वो बताएंगे नहीं उनके सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से, लेकिन उनका लाइफ रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा उनको अफेक्ट करेगा। धीरे धीरे आप सोचेंगे, आप बोलेंगे कि नाना नानी हमारे बर्थडे पे आना बंद कर दिया है, वो बाहर पार्क में जा नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको ये नहीं चाहिए कि उनको दर्द में देखे। तो ये सब लोगों के लिए जॉइंट रिप्लेसमेंट का जो ऑपरेशन है, ये एक मिरेकल जैसा हमको एक रिस्पांस मिलता है लोगों से। वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, इसके बाद में हम अपना जो लाइफ है ये बहुत अच्छी तरीके से जी पा रहे हैं। कोरिया में मैंने एक कॉन्सेप्ट सुना था, जो कि हमको इंडियंस को थोड़ा सा वहाँ पे भी इंडियन लोगों में भी ये जागरूक हो रहा है। उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेसफुल एजिंग। ग्रेसफुल एजिंग मतलब हम बुढ़े तो सब होने वाले हैं, आप भी होने वाले हैं, मैं भी होने वाला हूँ। तो उम्र ज़्यादा होना, ये जो एक कंडीशन है, ये सब में होने वाली है। तो इसके बारे में जागरूकता और इसके बारे में कैसे उसको 60 के बाद के एज में हम लोग खुशी से रहे, हमारा जो बॉडी का मशीन है वो चलता रहे, इसके बारे में सबको जानकारी होना चाहिए। और जीना ऐसा नहीं है कि किसी पे डिपेंड होकर जीना है, जीना ऐसा नहीं है कि दर्द में जीना है, या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग तो बस ऊपर जाने का राह देख रहे हैं, उस तरीके से नहीं जीना है। आपने जो आपका बेस्ट, लोग बोलते हैं कि बेस्ट टाइम ऑफ लाइफ 20 ईयर्स से लेके तो 50 ईयर्स का होता है, 30 ईयर्स का एज। बट व्हाट अबाउट 60 ईयर्स टू 90 ईयर्स और 60 ईयर्स टू 80 ईयर्स? वो भी तो 20-30 ईयर्स ऑफ लाइफ है, राइट। उसमें अगर आप पेन में रह रहे हैं, लोगों से डिपेंडेंट होकर अगर रह रहे हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। इसके लिए मेडिकल एडवांसमेंट या फिर डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, इनकी हेल्प लेके हम लोग खुद को हेल्दी बना सकते हैं, इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। घुटने में दर्द हो रहा है, ऊपर नीचे चढ़ नहीं पाते, चल नहीं पाते ज्यादा, घुटना बदली का ऑपरेशन है। शोल्डर से आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, डिपेंडेंट है लोगों पे, उसका भी बदली का ऑपरेशन है। बहुत सेफ हो चुके हैं, बहुत ज्यादा अच्छे उसके रिजल्ट्स है। अगर आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाके इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे से समझाएंगे। तो आपको दर्द में रहने का जरूरत नहीं है। उम्र के हिसाब से, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिया, अमेरिका के पेशेंट्स या कोरिया के पेशेंट्स, जो हम लोग, जिनकी जिद होती है कि हाँ अगर 80 साल के भी है तो हमको माउंटेन चढ़ना है, हमको हमारे जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उनके साथ में खेलना है, हमको रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए। तो ये चीज के बारे में हम लोग इंडियन पेशेंट्स भी जागरूक हो रहे हैं, और वो लोग इसका फायदा उठा रहे हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट ऑपरेशन का। तो आर्थराइटिस, यस, ये बीमारी है, लेकिन इसका इलाज भी है, उसका हमने फायदा उठाना चाहिए। आर्थराइटिस डेली लाइफ में कैसे इम्पैक्ट करता है? डेली लाइफ में बहुत सारे लोगों को बहुत पेन होता है। पेन है ना, पेन के साथ में रहना जो है, इंडियन पेशेंट्स में मैंने वो देखा है कि इंडिया के लोग पेन का सहन करने की जो क्षमता है उनकी बहुत ज्यादा है। मतलब थोड़ा सा दर्द अगर हो रहा है तो चल लेंगे या फिर ऐसा वगैरह। अगर हमारी जो फॉर एग्जांपल मेरे ग्रैंडफादर, उनकी जो मम्मी थी, ठीक है, वो मतलब भगवान का शुक्र है कि वो 94 तक वो हमारे साथ में थी। लेकिन जब तक वो थी उन्होंने कभी हॉस्पिटल देखा नहीं। हम लोग जब डॉक्टर्स बन गए तब जाके हम लोग कहीं उनको दवाई वगैरह दे रहे थे, लेकिन उसके पहले उन्होंने, वो छोटे शहर से थे, उन्होंने कभी देखा नहीं। लेकिन वो हमेशा, जितना भी मेरे बचपन की यादें हैं, हमेशा से बोलती थी कि सब कुछ अच्छा है, सिर्फ घुटने में दर्द है या सिर्फ शोल्डर में दर्द है। तो वो दर्द सहन करना उनको ऐसा लगा कि ये मेरे एक लाइफ का पार्ट है। तो आर्थराइटिस का जो दर्द होता है आपके घुटने में या फिर शोल्डर में, वो आपका एक लाइफ का पार्ट बना लेते हैं इंडिया के लोग।
है ना, हाँ। जो कि थोड़ा सा मुझको लगता है कि बेहतर हो सकता है। तो सबसे पहले तो रोजमर्रा की जिंदगी में उनको दर्द बहुत ज्यादा होता है, जकड़न बहुत ज्यादा होती है, हाथ के कुछ भी मूवमेंट्स वो लोग कर नहीं पाते, ठीक है। उसके बाद में वो लोग सूजन आ जाता है उनको, अगर थोड़ा सा भी काम कर लिया तो सूजन आ जाता है। तो उसकी वजह से क्या रहता है कि उनका ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो काफी कम हो जाता है, या उसको डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है उसके वजह से। इसके बाद में दूसरे टाइप के जो लोग रहते हैं वो लोग थोड़े से आप अगर रोजमर्रा की जिंदगी में आपको 60 साल के दो लोग अगर मिलेंगे, तो दो 60 साल के जो लोग हैं वो एक जैसे कभी नहीं दिखते। आप कभी नोटिस करेंगे कि कुछ कुछ लोग थोड़े से आपको लगेगा अरे यार आप 60 के लगते नहीं हो, आप थोड़े से यंग लगते हो, है ना। और उनको फिर पूछने का कोशिश कीजिए कि आपने लाइफ में क्या क्या यूजुअली किया है। आपको हमेशा ऐसे पता चलेगा कि ये इन लोगों ने अगर हमेशा रेगुलर हॉस्पिटल में चेकअप्स के लिए गए हैं, इन लोगों ने फिजिकल एक्टिविटी सुबह जल्दी उठते हैं और फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, या फिर 30 मिनट्स का वॉक लेते हैं हमेशा। अपने ब्लड प्रेशर, डायबिटीज हो गया, ये सब कंट्रोल में रखते हैं। उसके बाद में ये लोग हमेशा थोड़े सोशल भी होते हैं, मतलब ज्यादा लोगों को मिलेंगे, या फिर उनका मेंटल जो हेल्थ रहता है वो भी थोड़ा सा सिक्योर रहता है, फिर थोड़ा सा स्ट्रांग होता है। उसके बाद में वो उनके जो लोगों से रिलेशनशिप्स रहते हैं, जैसे मैंने बोला कि वो भी स्ट्रांग रहने के लिए वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालता है। मतलब अगर हम लोग कभी बैठे हैं संडे को घर पे, हम लोग सोचते हैं कि अरे घर पे ही रहे या फिर किसी फ्रेंड से मिल ले, तो ये एक लाइफ डिसीजन हमको लेना है। तो अगर हम लोग ज्यादा सोशल रहेंगे, लोगों से मिलेंगे, अपने फैमिली के साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, जिसके लिए थोड़ा एफर्ट्स लगेगा आपको, इसकी वजह से आपका मेंटल जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहेगा। उसके वजह से आपका ओवरऑल एजिंग का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। बोलने का मतलब ये है कि ये जो 60 साल का जो अंकल है वो आपको फिजिकली, मेंटली, उनका फेस के अपीयरेंस से और इन जनरल उनके बिहेवियर से आपको ऐसा लगा कि ये थोड़े से यंग है। एंड सेम अगर कोई दूसरे आपको एक टाइप के आप बोल सकते हैं कि लोग हैं जो 60 में आपको लगेगा अरे यार ये तो ऐसा लग रहा है 80 साल का हो गया है ना। उनका थोड़ा सा स्किन जो है वो सैग करना शुरू कर जाएगा, रिंकल्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे, बाल पूरे सफ़ेद रहेंगे, बहुत बड़ा टमी रहेगा, चलने में तकलीफ हो रहा है, बात भी कर रहे हो तो हाफ रहे हैं। इनसे आप अगर पूछेंगे तो हमेशा आपको थोड़ा सा ऐसा हो सकता है, ये लगेगा कि इन लोगों ने अपने एज को बहुत इन्होंने अपने हेल्थ को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है। मतलब हॉस्पिटल के जो विजिट्स है वो उन्होंने जल्दी शुरू नहीं किए। थोड़ा सा ब्लड प्रेशर, डॉक्टर ने बोला था ब्लड प्रेशर, लेकिन मैं दवाई लेता नहीं हूँ। मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ खुद से उसको कंट्रोल करने का, जो कि प्रैक्टिकली कम पॉसिबल होता है। मेडिकल एडवाइसेस जाते नहीं है या फिर लेते नहीं है, उसको फॉलो नहीं करते हैं, सुबह थोड़ा लेट उठते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है, और उसके बाद में ये हमेशा एक सोशल मीडिया का, एक मोबाइल का एक एडिक्शन आ गया है। आप ये भी देखेंगे ये सब लोगों में कि इसका कोई बात नहीं करता है। आप जब भी देखेंगे, हम जब बचपन में थे, बचपन में हमारी मम्मी हमेशा बोलती थी कि टीवी इतना ज़्यादा मत देख, आँख पे चश्मा लग जाएगा। तो टीवी का एडिक्शन बच्चों में ज़्यादा होता था, ऐसा बोलते थे। अभी आज भी वो लोग यही बोल रहे हैं, इतना मोबाइल में मत देख, तुझको उसका एडिक्शन हो जाएगा, गर्दन में दर्द हो जाएगा या फिर ऐसा कुछ। लेकिन ओल्ड एज में मोबाइल एडिक्शन जो है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। राइट। जितनी एडिक्टेड मेरी ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स या फिर अंकल आंटीज जो है वो मोबाइल को है, जैसे सुबह उठते ही आपको गुड मॉर्निंग का मैसेज आ जाएगा, आप उठने से पहले आपको यूट्यूब के वो लोग एक दिन में जो है 10-10 आपको फॉरवर्ड्स भेजेंगे, पॉलिटिकली रिलेटेड, रिलीजियसली रिलेटेड, जो कुछ भी है। लेकिन वो हम लोग तो रील्स देख के खत्म कर देते हैं, लेकिन वो लोग यूट्यूब के ऊपर घंटों घंटों बैठ के वो पूरे वीडियोस देखते हैं। और अगर कभी उनका फोन नहीं चल रहा है, आपको अगर घर वालों से कभी फोन आ रहा है तो बोल रहे हैं अरे बेटा मेरा है ना वो शायद रिचार्ज खत्म हो गया है, या फिर वो इंटरनेट बराबर से चल नहीं रहा है, या सेटिंग्स खराब हो गई है जिसकी वजह से मैं यूट्यूब देख नहीं पा रही हूँ। तो उन लोगों में एडिक्शन है, और जिसकी वजह से वो लोग सोशली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे, लोगों को मिल नहीं रहे हैं, और वो एज में थोड़ा सा अकेलापन भी आ जाता है, तो उसकी वजह से वो मोबाइल का एक सपोर्ट उन्होंने लिया है। तो आप देखेंगे कि जो 60 साल का आदमी जो थोड़ा सा आपको लग रहा है कि थोड़ा सा एज से ज़्यादा लग रहा है, उनमें ये सब चीज़ें, मोबाइल का एडिक्शन हो गया, अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो गया, ये बहुत पहले से कर रहे हैं वो लोग। तो आपको जो सवाल है उसका अगर आंसर मैं दूं कि शोल्डर आर्थराइटिस कैसे आपके लाइफ में इम्पैक्ट करेगा, ये पेन हो गया, स्टिफनेस हो गया,
इसको आप कितना जल्दी एड्रेस कर रहे हो, मतलब कितना जल्दी आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे शोल्डर में अगर दर्द शुरू हो गया है जो 2-3 हफ्ते में ठीक नहीं हो रहा है, तो मैं जल्दी हॉस्पिटल में जाऊंगा और उसका ट्रीटमेंट करवा लूंगा, या फिर मैं कोई फिजियोथेरेपी के पास जाऊंगा, उसका ट्रीटमेंट करवा लूंगा, कोई दवाई गोली लूंगा, कोई न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स लूंगा, योगा शुरू करूंगा। अगर ये सब आप कर रहे हैं तो आपकी डेली एक्टिविटी में उतना आपको मैटर नहीं करेगा, वो एथराइटिस का प्रोग्रेशन या फिर वो ज़्यादा सीवियर होने के चांसेस भी कम रहेंगे। लेकिन अगर आप दूसरे कैटेगरी में हैं जिसमें आप इसको अवॉइड कर रहे हैं, उसमें डेली एक्टिविटीज़ में उनको बहुत ज़्यादा ये पेन स्टिफनेस की वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ उनका थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये बीमारी तो है, ये सबको होने वाली है आर्थराइटिस, बिकॉज एज सबका बढ़ने वाला है। आपको इम्पैक्ट कितना करेगी ये डिपेंड करेगा कि आप कैटेगरी 1 के लोग हैं जो हेल्दी माइंडसेट है, एक हेल्दी एक्टिविटीज में बिलीव करते हैं, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, फिजिकली एक्टिव है, उनमें इम्पैक्ट कम होगा, प्रोग्रेशन कम होगा। और दूसरे कैटेगरी के लोग हैं जो थोड़ा सा मेडिकल अपना खुद का ख्याल नहीं रखते हैं, उसमें रोजमर्रा की जिंदगी में उसमें स्टिफनेस ज्यादा होता है, उनको ट्रीटमेंट देने के बाद भी वो बराबर से ठीक नहीं होते हैं। तो यस, इम्पैक्ट करेगा आपके डेली एक्टिविटी, लेकिन ये कितना इम्पैक्ट करेगा ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना उसको रिएक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोग बोलते हैं कि सांप काटने की वजह से या फिर सांप की वजह से मौत हो गई। अगर आप रियली उसको देखेंगे, काफी सारे जो लोग हैं वो हॉस्पिटल में या फिर वो मेन जो उनका रीजन रहता है, ये सांप के जहर की वजह से नहीं, सांप काटने के डर की वजह से वो ज्यादा इफेक्ट होता है उनको। तो एक चीज है डिसीज या फिर कोई बीमारी, और दूसरा है बीमारी का डर। अच्छा, उसको आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो बीमारी का हल कितने जल्दी निकाल पाएंगे और कितना वो आपको फिजिकली और मेंटली इम्पैक्ट करेगा। कैन शोल्डर आर्थराइटिस लीड टू अदर डिजीजेस? हाँ, तो शोल्डर आर्थराइटिस में बाकी जो नजदीक के जॉइंट्स है वो भी इन्वॉल्व हो जाता है। मतलब अगर शोल्डर आर्थराइटिस किसी को रहेगा, यूजुअली पेन की वजह से या फिर दर्द, यूजुअली पेन की वजह से या फिर मसल वीकनेस की वजह से हाथ बराबर से मूव नहीं कर पाते, तो उसमें उसको ओवर कंपनसेट करने के लिए या फिर यहाँ का वीकनेस के लिए कंपनसेशन के लिए अपने जो नेक की मसल्स है वो यूज करना शुरू कर देते हैं। ये सब जो लोग हैं वो नेक में पेन कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं। ये ऑल्सो लोग जो है वो एल्बो में पेन है ऐसा शुरू कर देते हैं। लोग काफ़ी सारे जो पेशेंट्स हैं वो इस कंधे में दर्द हो रहा है इसलिए दूसरा हाथ ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से सिर्फ आर्थराइटिस नहीं, दर्द भी जो है वो दूसरे हाथ में बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है उनको। तो अगर इस चीज़ को ट्रीट नहीं किया तो फिर वो दूसरे जॉइंट्स को भी अफेक्ट करता है। और उसके बाद में कुछ लोग, जैसे घुटने का आर्थराइटिस अगर आप बोल लिया, तो अगर वो बराबर से चल नहीं पा रहे हैं तो वो कोई स्टिक्स या फिर वॉकर की मदद से चलना शुरू करेंगे, तो उसके वजह से भी शोल्डर का आर्थराइटिस डेवलप होता है। तो एक आर्थराइटिस की वजह से हम फंक्शन या फिर उतने से काम नहीं कर पाते हैं, तो दूसरे जॉइंट्स भी धीरे धीरे करके इन्वॉल्व हो सकते हैं। आपने जैसे कहा था कि लाइक ट्रैवलिंग, आजकल ट्रैवलिंग भी बहुत हो रहा है, लोग अपने वर्क प्लेस पे जाने के लिए 1-1 घंटा 2-2 घंटे ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो पेन जो है, लाइक जो पेन डेवलप हो रहा है वो धीरे धीरे करके आर्थराइटिस बनेगा या क्या होगा फिर उसका? यस, तो ये चलने में सबसे बड़ा जो चैलेंज है ट्रैवल में, ये है कि हम लोग को सेम जगह पे बैठना होता है। अगर आप ऑफिस में बैठे हैं या फिर घर पे कहीं बैठे हैं, अगर आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फीलिंग होता है तो आप उठ के थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हैं या थोड़ा एक ब्रिस्क वॉक वगैरह ले सकते हैं। लेकिन यूजुअली जब हम लोग ट्रैवल डिस्टेंसेस कर रहे हैं तो 1-1 घंटे के लिए सेम जगह पे बैठने का ज़रूरत पड़ता है। उसके वजह से यूजुअली लोगों में हमने देखा है कि कमर का दर्द, जो लोअर बैक का जो पेन है वो सबसे ज़्यादा होता है। लोगों में नेक का भी पेन होता है, और गाड़ी अगर चला रहे हैं तो उसमें ये पोजीशन में कार ड्राइव करने की वजह से शोल्डर में भी दर्द काफ़ी ज़्यादा लोगों को होता है। बैठने की सेम पोजीशन में बैठने की वजह से घुटने में भी दर्द होता है। तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है जो लोगों में होती है। और आजकल ट्रैफिक की वजह से जो डिस्टेंसेस है वो 20 मिनट्स नहीं रहा है, अभी 30 मिनट्स 1 आवर धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। तो यस, इसके वजह से अगर आप कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली ये 10-12 साल तक अगर आप कंटिन्यूसली से ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें जॉइंट में पेन और स्टिफनेस शुरू हो जाता है। इसमें ये जो प्रॉब्लम है ये हो सकता है कोई स्पेसिफिक लिगामेंट या फिर टेंडन या मांसपेशी जो रहेगा उसमें तनाव की वजह से आपको प्रॉब्लम हो, या फिर ओवरऑल आर्थराइटिस जो है वो भी कॉमन रहेगा। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ।
इसका एक एग्जांपल क्या है कि घुटने का जो आर्थराइटिस है ये इंडिया में बहुत कॉमन है। अगर किसी का भी एज 60 के ऊपर हो, उनमें अगर दोनों घुटने दर्द हो रहे हैं तो हम लोग यूजुअली उसको आर्थराइटिस वगैरह हमको समझता है एक्सरेज वगैरह देखने के बाद में। तो अगर आप अमेरिका में जाएंगे वहां पे हिप का आर्थराइटिस बहुत ज्यादा कॉमन है। हिप जो कुल्हे का जो जॉइंट होता है उसका आर्थराइटिस। अभी ये इसके वजह से है कि वो बहुत ज्यादा एक्टिव है और इंडियन जो लोग हैं वो हम नीचे बैठना प्रेफर करते हैं हमारी प्रार्थना के लिए, पूजा के लिए, जितने प्रेयर्स हम लोग देते हैं या फिर खाने के लिए भी नीचे बैठते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हमको नीचे बैठने का आदत बहुत ज्यादा होता है। अगर आप पुराने जमाने में हम इंडियन टॉयलेट्स वगैरह यूज करते थे, उसमें जिस पोजीशन में हम लोग बैठते हैं उसमें घुटने के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा होता था। तो ये हमारी जो कल्चरल एक्टिविटीज है इसकी वजह से इंडियन पेशेंट्स में, इंडियन लोगों में घुटने का आर्थराइटिस बहुत ज्यादा कॉमन है। जबकि आप अमेरिका में देखेंगे घुटने का आर्थराइटिस वहां पे भी है, लेकिन वहां पे अनयूजुअली हायर लोगों में हिप का आर्थराइटिस होता है। हिप का आर्थराइटिस होने का रीजन एक तो जेनेटिक भी रहता है थोड़ा सा, और उनकी एक्टिविटीज भी हमारे से थोड़ी सी अलग होती है। वो थोड़े से फिजिकली एक्टिव होते हैं या फिर उनका ओबेसिटी थोड़ा ज्यादा होता है, उसके वजह से भी उनके हिप में आर्थराइटिस होता है। तो ये जो कल्चरल डिफरेंसेस है या फिर आदतों का जो डिफरेंस है, ये आपने जो बोला कि ट्रैवल करते वक्त लोगों को जो आर्थराइटिस होता है ये भी ज्यादा उसकी वजह से होता है। अगर आप सेम जगह पे कंटिन्यूसली बैठ रहे हैं ड्राइविंग करते वक्त 1 साल, 2 साल, 15 साल, 20 साल, इसके बाद में आपको घुटने का आर्थराइटिस या शोल्डर का आर्थराइटिस होने के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं। एग्जाम्पल टीचर्स में मेरे जो शोल्डर के बहुत सारे जो पेशेंट्स है वो टीचर्स लोगों को बोल सकते हैं कि 40 to 50 ईयर्स के एज में उनको शोल्डर में पेन होना शुरू हो जाता है। बिकॉज ये पोजीशन में जब हम लोग रहते हैं तो शोल्डर में टेंशन थोड़ा ज्यादा होता है, वहां पे जो टेंडन्स है वो हड्डी के बहुत नजदीक रहते हैं, वो घिसना ज्यादा शुरू होता है। तो ये एक उनका बोर्ड पे लिखने का जो एक्टिविटी है जो कंटिन्यूसली वो लोग कर रहे हैं, उसकी वजह से शोल्डर का टेंडन का प्रॉब्लम्स और शोल्डर का आर्थराइटिस का प्रॉब्लम ज्यादा होता है। सिमिलर वे में जो लोग लॉन्ग ड्राइविंग कर रहे हैं, काफी देर तक कर रहे हैं, उन लोगों में घुटने का आर्थराइटिस, गर्दन का तकलीफ, लोअर बैक का तकलीफ, वो वाले जॉइंट्स का आर्थराइटिस ज्यादा होने के चांसेस डेफिनेटली रहते हैं। ये जो ज्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो जो उनको लोअर बैक में कुछ ऐसा बॉल जैसा कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है, मीन्स बाहर से तो विजिबल नहीं होता है बट जब हम हाथ लगा के देखते हैं तो ऐसा कुछ फील होता है कि यहाँ पे कुछ है, तो इसका कोई प्रॉब्लम है क्या ये? यस, तो अभी जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, और ये कॉमन सिर्फ उन लोगों में नहीं है, डेस्क जॉब जो लोग बहुत कर रहे हैं आईटी सेक्टर में वगैरह, इवन हमारे इसमें अगर हम लोग बैठ के काफ़ी घंटों तक पेशेंट्स देख रहे हैं, तो जो भी जॉब में आपको काफ़ी देर तक बैठना पड़ रहा है उसमें कमर का दर्द जो है वो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। और आप जो बॉल के जैसा जो आप फील कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, वो एक्चुअली मसल का स्पाज्म, मतलब मसल टाइट हो जाता है बैक का। हमारा बैक जो है वो सीधा नहीं है, वो पूरा कर्व है। उसको वो कर्व मेंटेन करने के लिए मसल्स को टोन करके रखना पड़ता है, मतलब बॉडी को एफर्ट डालना पड़ता है उसको वो पोजीशन में पकड़ने के लिए। जैसे आप बैठ रहे हैं वो आपके कमर के लिए एक टेंशन वाला पोजीशन है, उसको मेंटेन करने के लिए मसल्स को हमेशा टाइट रहना पड़ता है। और जब ये सालों तक आप घंटों तक बैठ रहे हैं, बहुत सालों तक बैठ रहे हैं, तो ये मसल्स टाइट होकर फटी हो जाती है और वो स्पाज्म में चली जाती है, मतलब वो एकदम ऐसे स्टेट में चली जाती है जिसमें वो बहुत ज्यादा टाइट है। ये टाइटनेस की वजह से आपको वो बॉल फील होता है, वो एक्चुअली बॉल नहीं है, वो मसल का टाइटनेस यूजुअली होता है। इन लोगों में अगर इसको इग्नोर किया जाए, अगर उन्होंने उसके लिए बराबर से स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज या बराबर से वेट कंट्रोल वगैरह अगर नहीं किया, तो इन लोगों में स्पॉन्डिलोसिस का भी तकलीफ, स्पॉन्डिलोसिस मतलब जो स्लिप डिस्क जिसको हम लोग बोलते हैं, वो तकलीफ भी शुरू हो जाता है, जिसके अंदर कमर की नसों को प्रॉब्लम होता है और जो हाथ पैर काम करना बंद कर देता है, ऐसा वगैरह। ये बहुत लेट स्टेज में होता है। तो जो लोग काफी देर तक बैठते हैं, इसमें मसल स्पाज्म बैक का बहुत कॉमन है। इसको इग्नोर करने के बाद में स्लिप डिस्क बहुत ज्यादा कॉमन है। अगर उसको बराबर से ट्रीट अगर नहीं किया तो लोग शियाटिका बोलते हैं, या फिर नस जो काम करना बंद करता है वो भी तकलीफ हो सकती है। तो ये बहुत जरूरी है आपको कि अगर आप लंबे टाइम तक अगर आप बैठे हुए जॉब में हैं या फिर ट्रैवल कर रहे हैं या फिर गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको मॉर्निंग में 20 मिनट्स स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है, लोअर बैक का ही नहीं, पूरे बॉडी का। ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बोल सकता हूँ कि मुझको सबसे ज़्यादा काम किया है बैक पेन नहीं होने के लिए। अर्ली मॉर्निंग 15 मिनट स्ट्रेचिंग, आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जो भी आपको थेरेपिस्ट या फिर जो भी वीडियो आपको सही लग रहा है आप कर सकते हैं।
बट बैक स्ट्रेचिंग, नेक स्ट्रेचिंग ये बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फॉर पीपल हु आर इन डेस्क जॉब। ओके। तो यूजुअली अगर किसी को बैक पेन हो रहा है या शोल्डर पेन हो रहा है तो कब डॉक्टर से चेकअप के लिए जाना चाहिए? तो ये डिपेंड करता है कि वो दर्द किस प्रकार का है। अगर आप गिर गए हैं या कोई इंजरी हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, तो बेहतर रहता है कि डॉक्टर को इमीडिएटली मिल ले, ताकि कोई मेजर इंजरी अगर रहेगा, फ्रैक्चर हो गया या फिर ऐसा कुछ, वो इग्नोर ना हो, ठीक है। राइट। लेकिन अगर अचानक से दर्द अगर शुरू हो गया है, तो हो सकता है 2-3 दिन आप कोई पेन का मेडिसिन लेके या उसका शोल्डर का थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करके, उसको बर्फ का सेक वगैरह लेके थोड़ा सा पेन कंट्रोल करने का कोशिश करें 2 या 3 दिन। अगर उससे भी ज़्यादा अगर तकलीफ हो रहा है तो एटलीस्ट जनरल प्रैक्टिशनर आपके नज़दीक जो काम करता है उसको मिलना चाहिए। स्पेशलिस्ट, शोल्डर स्पेशलिस्ट को कब मिलना चाहिए या बैक के स्पेशलिस्ट को कब मिलना चाहिए? कोई भी दर्द जो आपको 3 हफ्ते से ज़्यादा तक है, वो दवाई गोली से नहीं जा रहा है रेगुलर, और रेस्ट से भी अगर नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये है कि कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से वो जिसकी वजह से अभी तक वो पूरा गया नहीं है। उसके लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि शोल्डर के स्पेशलिस्ट को देखना चाहिए। अगर आर्थराइटिस अगर आप बोल रहे हैं, तो हम लोग जब लोग पेशेंट्स को आर्थराइटिस में देखते हैं, तो हम ये बेहतर रहता है कि उनको हर साल हम फॉलोअप करें। साल में एक बार अगर मिलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उनका मोमेंट्स, स्टिफनेस, पेन कंट्रोल अच्छा है या नहीं, और उसकी ट्रीटमेंट कुछ चेंज करने का ज़रूरत है, जिससे उनको और ज़्यादा फायदा होगा। आप लोग को पता कैसे चलता है कि आर्थराइटिस है? राइट। तो जब पेशेंट हमारे पास आता है शोल्डर पेन के, यूजुअली ये लोग जो है थोड़े से सीनियर सिटीजन्स वगैरह होते हैं, तो उनमें एक बहुत ही थरो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। मतलब उसमें हम लोग शोल्डर का जो मूवमेंट्स करके चेक करते हैं कि अभी कितना मूवमेंट्स बचा हुआ है, उसको शोल्डर के दूसरे जो साइड है, दूसरा शोल्डर है, उससे कंपेयर करके देखते हैं। हमारे कुछ स्पेशल टेस्ट रहते हैं जिसमें हम लोग देखते हैं कि शोल्डर के जो मास है, जो मसल्स है, उसमें पावर कितना बचा हुआ है। कोई एक स्पेसिफिक मसल जिसका पावर कम है, मतलब उसमें इंजरी हो सकता है, वो पता करने के लिए हम लोग स्पेशल टेस्ट से ये भी पता करते हैं कि ये नेक से तो नहीं आ रहा है या एल्बो से तो नहीं आ रहा है, बिकॉज ये बाजू बाजू में जॉइंट होने की वजह से कभी कभी रेफर्ड पेन होता है। तो ये भी रूल आउट करने के लिए हम लोग कुछ स्पेशल टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट होने के बाद में नॉर्मली ऑलमोस्ट सब पेशेंट्स का एक एक्सरे होता है। एक्सरे में दो हड्डी के बीच का जो कार्टिलेज जो या कवच जो मैं बोल रहा था, जो नॉर्मली होना चाहिए, उसकी वजह से गैप दिखता है। ये गैप जॉइंट में नॉर्मल है। जब आर्थराइटिस होता है, जब कार्टिलेज या कवच घिस जाता है, तो ये गैप कम हो जाता है। इससे हमको एक्सरे में ये समझता है कि ये पेशेंट में आर्थराइटिस हो गया है। कभी कभी अगर मांसपेशी का तकलीफ रहेगा, उसको कंफर्म करने के लिए हम लोग एमआरआई का भी मदद लेते हैं। और अगर किसी को सर्जरी का ज़रूरत है तो उसके लिए हो सकता है सीटी स्कैन, बिकॉज सीटी स्कैन में हमको हड्डियाँ जो है वो अच्छे से बेहतर दिखती है एज कम्पेयर टू एक्सरे। तो हो सकता है सीटी स्कैन का भी मदद हम लोग कभी कभी लेते हैं शोल्डर आर्थराइटिस में, अगर सर्जरी प्लान हो तो इससे हम लोगों को क्लियरली पता चल जाता है हमारे फिजिकल एग्जामिनेशन से, और दूसरा एक्सरे या एमआरआई की मदद से कि इनको आर्थराइटिस है या नहीं। ओके। सो व्हाट आर द लेटेस्ट एडवांसमेंट ट्रीटमेंट्स फॉर आर्थराइटिस? अच्छा, तो शोल्डर आर्थराइटिस में एक सबसे नई जो चीज़ है, जैसे रिवर्स शोल्डर रिप्लेसमेंट का मैं बात कर रहा था, जिसमें आपको शोल्डर की जो बाकी मांसपेशियां है, जिसको हम लोग रोटेटर कफ टेंडन बोलते हैं, उसका ज़रूरत नहीं रहता है। मतलब ये ज़्यादा इंडिपेंडेंट सर्जरी है। इसमें हम लोग बहुत एक कॉन्फिडेंटली, अगर किसी का हड्डी कमज़ोर है या फिर किसी का मांसपेशी में कट वगैरह है, फिर भी हम लोग ये सर्जरी करके सक्सेसफुल रिजल्ट्स दे सकते हैं। ये एक आधुनिक चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि कंप्यूटर असिस्टेड सर्जरी, मतलब कंप्यूटर की मदद से हम लोग ऑपरेशन करते हैं। मतलब आपका सर्जरी के पहले सीटी स्कैन करके शोल्डर का आपका या आपका जो शोल्डर में प्रॉब्लम है, उसका माइन्यूट डिटेल्स का स्टडी होता है कंप्यूटर के अंदर। उसमें एक स्पेशल सॉफ्टवेयर में हम लोग उसका सीटी स्कैन डालते हैं। उसमें हमको समझ जाता है कि एक पर्टिकुलर पेशेंट का कितना हड्डी घिसा हुआ है। जहाँ पे हड्डी घिसा हुआ है वहाँ पे हम लोग, हो सकता है कि मेटल थोड़ा ज़्यादा लगा, यहाँ वहाँ पे एक्स्ट्रा बोन का कवरेज दे, राइट। तो उसके बाद में फिर ये जो हम लोग प्लानिंग करते हैं इसके ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, इसको सर्जरी में एग्जैक्टली वैसे ही इम्प्लांट। फॉर एग्जांपल, अगर आप कपड़े खरीदने जा रहे हैं, तो अगर आपका शर्ट का साइज एम है, ठीक है, तो आप ये ट्रायल चेक करेंगे कि एम है, और बाद में एम साइज का, मीडियम साइज का ले लेंगे। एग्जैक्टली हम लोग कंप्यूटर में भी वही करते हैं। किसके बोन को, किसके हड्डी को कौन से साइज का इम्प्लांट या कौन से साइज का जॉइंट रिप्लेसमेंट बेस्ट फिट होगा, ये हम लोग कंप्यूटर में पहले ही गेस कर लेते हैं और उसके हिसाब से ऑपरेशन करते हैं। तो ये कंप्यूटर की मदद से
सर्जरीज जो हो रहा है, ये दूसरा बहुत बड़ा एक शोल्डर में आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट एडवांसमेंट है। आगे जाके मुझे लगता है 1 या 2 साल में रोबोट की मदद से, जैसे घुटने में होता है वैसे ही शोल्डर्स में हम लोग सर्जरीज करने का एडवांसमेंट आ गया है। यूएस में उसके ट्रायल्स चल रहे हैं और 2-3 साल में हो सकता है इंडिया में भी वो आ जाए, जिसकी वजह से हम लोग बहुत एक्यूरेसी से, बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली वो जो है ऑपरेशंस कर पाएंगे, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन रेट्स वगैरह ऑपरेशन के कम हो जाते हैं। Okay. So that's it for this episode, guys. Hope you all liked this episode. And if you did, please like, share, and subscribe to my YouTube channel. And I'll see you guys in the next episode. Thank you so much, sir, for giving us your valuable time. थैंक यू सो मच आरिफ फॉर हैविंग मी। दिस वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड आई होप कि आपको ऐसा इन्फॉर्मेशन मिला रहेगा जो गूगल डॉक्टर हम लोग बोलते हैं हमारे इसमें, जो काफ़ी सारे आपके मिथ्स इसमें क्लियर हो गए होंगे। और मैं आपको और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि ये आपका जो चैनल है, आप बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं। ऐसे ही होपफुली आगे वीडियोस आप बनाते रहें और लोग उसको फॉलो करते रहें, ताकि उनको सही जानकारी एक्सपर्ट से मिले, ना कि चैट जीपीटी या फिर किसी और अनवेरिफाइड सोर्स से मिले। Right. Okay. Thank you so much. थैंक यू।